नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के साथ यूपी टीजीटी सोशल साइंस के ज्योग्राफी पोर्शन को लेकर के हम फिर से आए हैं। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में जो है ज्वालामुखी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो हमने ज्वालामुखी और उसके प्रकार, उसका वर्गीकरण की हमने व्याख्या की थी। पिछले वीडियो में हमने ज्वालामुखी का वर्गीकरण जो है वह उनके उद्भेदन के आधार पर किया था। तो उद्भेदन के आधार पर हमने ज्वालामुखी को उसको जो है हमने कुछ 4 से 5 भागों में बांटा, जिसमें पहला हमारा था हवायन तुल्य, दूसरा था स्ट्राम्बोली तुल्य, तीसरा था वल्केनियन तुल्य, चौथा हमारा था विसुवियस तुल्य, और पांचवा था पीली तुल्य, पीलियन तुल्य। ये 5 वर्गीकरण थे उद्गार के अनुसार। यानी ये ऐसे ज्वालामुखी है जिसमें केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार दो हमारे मुख्य प्रकार उद्भेदन के आधार पर बांटा गया। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनका उद्गार एक केंद्र के सहारे होता और विस्फोट के साथ होता है। जब ज्वालामुखी का मैग्मा, उसका राख और से विखंडित पदार्थ पृथ्वी की भूपर्पटी को तोड़कर एक नली के सहारे धरातल पर प्रकट होते हैं तो उसे हम केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। तीव्रता के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा जाता है: हवायन तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, विसुवियस तुल्य और पेलियन तुल्य। जिसमें हवायन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे कमजोर ज्वालामुखी होते हैं, जिनमें गैसों की तीव्रता बहुत कम होती है लेकिन इनका उद्गार एक केंद्र के सहारे ही होता है। इसमें गैसों की तीव्रता एकदम कम होती है जो धरातल को धीरे से तोड़ करके धीरे से वह धरातल पर प्रकट हो जाती है। तो इससे धीरे से धरातल को तोड़ने के कारण जो है इससे जो निकलने वाले विखंडित पदार्थ होते हैं वह लगभग नगण्य होते हैं, नथिंग होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। और इसके बाद जो है मैग्मा इनसे बाहर निकल करके आता है, कुछ गैसें निकल करके आती हैं। तो निकलने वाले गैसों की तीव्रता कम होने के कारण ये सबसे कमजोर ज्वालामुखी माने जाते हैं, लेकिन इनका उद्गार जो है वह एक केंद्र के सहारे ही होता है। और मैग्मा के छोटे छोटे टुकड़े जब हवा के साथ ऊपर आकाश में उछाल दिए जाते हैं तो जैसे लगता है कि उस विस्फोटक उद्गार से एक पीली केश राशि की तरह जो है वह अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। वह निकला हुआ मैग्मा हवा के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जब ऊपर जाकर के जलता है तो इस तरह से लगता है कि उस केंद्र से, उस विस्फोट के उद्गार से जो है एक केश राशि बालों की तरह एक चमकदार ज्वाला प्रकट होती है, जिसे हवायन तुल्य के लोग जो है इसे अग्निदेवी की केश राशि के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्भव जो है वह खास करके हवाई द्वीप पर होता है। तो इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखियों को हवायन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। दूसरे होते हैं स्ट्राम्बोली तुल्य। इस प्रकार की ज्वालामुखी का उद्गार पहले प्रकार के उद्गार की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है। यानी इसमें उद्गार विस्फोटक के साथ होता है और निकलने वाला जो विखंडित पदार्थ है वह पहले की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। हवाईयन प्रकार से इसमें निकलने वाले विस्फोटक पदार्थ ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें गैसों की तीव्रता ज्यादा होती है और इसका मैग्मा जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा लसदार होता है। और इस प्रकार के ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर में के सिसिली द्वीप के ठीक उत्तर में है एक लिपारी द्वीप। इसी लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी का उद्भेदन पाया जाता है। इसी आधार पर इसे स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं, इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखियों को। लेकिन स्ट्राम्बोली जो है यह एक जागृत ज्वालामुखी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्राम्बोली जैसे उद्गार रखने वाले ज्वालामुखी सभी जागृत ज्वालामुखी हों। तो इस तरह से स्ट्राम्बोली जो है
यह हवाईयन तुल्य से थोड़ा तीव्र होता है। तीसरे प्रकार का है वल्केनियन तुल्य। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी जो है वह स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी से ज़्यादा विस्फोटक होते हैं और इसमें 1 या 2 उद्गार के बाद मैग्मा नली को जाम कर देता है, जिससे गैसें काफ़ी तेज़ी के साथ उस नली में इकट्ठा हो जाती हैं और दूसरी या तीसरी बार वे गैसें काफ़ी तेज़ी से शंख को जामे हुए मैग्मा को तोड़ करके काफ़ी विस्फोट के साथ बाहर आती हैं और जो इससे निकलने वाला धुआं होता है वह आकाश में फूल गोभी के समान फैल जाता है। तो वल्केनियन में निकलने वाले विखंडित पदार्थ अन्य दोनों प्रकारों से सबसे ज़्यादा होते हैं और इसका विस्फोट इन दोनों से सबसे ज़्यादा होता है। और इस प्रकार के ज्वालामुखी भी सिसिली द्वीप पर ही जो है भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप पर ही वल्केनियन ज्वालामुखी का उद्भव होता है। तो ये दोनों ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखियों को हम वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। फिर आता है विसुवियस तुल्य। वल्केनियन और विसुवियस की समानताएं लगभग एक समान होती हैं, सिर्फ अंतर इतना होता है कि विसुवियस में गैसों की तीव्रता वल्केनियन से और ज़्यादा होती है और इससे निकलने वाले जो विखंडित पदार्थ होते हैं वह हवा में बहुत काफ़ी ऊंचाई तक उछाल दिए जाते हैं और जैसे ही हवा का दबाव कम होता है वे तुरंत उसी क्रेटर में आकर के वापस गिर जाते हैं। और इसका भी शुरुआत में जब धुआं निकलता है तो वह पहले फूल गोभी का आकार लेता है, लेकिन बाद में यह ऊपर जाकर के जब बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वह गोल आकार का हो जाता है। तो वल्केनियन और विसुवियस लगभग समान विशेषता रखते हैं, लेकिन विसुवियस जो है वल्केनियन से काफ़ी इसकी गैसों की तीव्रता थोड़ा ज़्यादा होती है और इसकी खोज जो है वह प्लिनी ने की थी। प्लिनी नामक विद्वान ने की थी। इसे प्लिनियन ज्वालामुखी भी कहा जाता है। देखिए, पीलियन और प्लिनियन में अंतर है, लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए प्लिनी और पीलियन शब्द दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी जो है सबसे ज़्यादा घातक है। तो मान लीजिए ये 4 ज्वालामुखियों के नाम यहाँ से दे दिए गए, तो अब यहाँ विसुवियस की जगह प्लिनी लिख दिया और ये पीलियन लिख दिया। तो अगर आपने ध्यान से प्रश्न नहीं पढ़ा है तो आप प्लिनी और पीलियन में गलती कर जाएंगे और आपका प्रश्न उत्तर गलत भी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो प्लिनियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लिनी नामक विद्वान ने जो है इसकी खोज की थी, जबकि पीलियन तुल्य ज्वालामुखी ये पीलियन तुल्य और ये प्लिनी तुल्य है। सबसे खतरनाक ज्वालामुखी जो है वह पीलियन तुल्य ज्वालामुखी होता है। इस ज्वालामुखी में मैग्मा इतना लसदार होता है कि वह पूरे नली को जो है वह जाम कर देता है और विस्फोट इतना भयंकर होता है कि प्रारंभ में जो बना हुआ क्रेटर या शंख होते हैं वह उसे काफ़ी तेजी के साथ तोड़ देता है। और इस तरह का उद्गार जो है 1902 में हवाई द्वीप मार्टिनिकी, हवाई द्वीप के पास है एक मार्टिनिकी, हमने आपको बताया था मार्टिनिकी। मार्टिनिकी पर हुआ था, मार्टिनिकी पर ही पीली ज्वालामुखी का उद्भव हुआ था। तब से इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखियों को जो है वह पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इसी तरह का ज्वालामुखी जो है आपका है क्राकाटाओ। क्राकाटाओ का उद्गार जो है वह 1883 में हुआ था और ये सुंडा जलडमरू मध्य के पास इसका उद्भव हुआ था और ये उद्गार इतना भयंकर था इसका कि लगभग 30 फीट ऊंची जो है वह लहरें उठ गई थी और अपनी ये 2 उद्गारों में लगभग 1/3 भाग को जो है नीचे भूमि में सुंडा जलडमरू मध्य को नीचे दबा दिया था और इससे जो उठने वाली ध्वनि थी वह लगभग ऑस्ट्रेलिया तक सुनी गई थी। इसके अलावा जो है सागर में लगभग 30 फीट तक ऊंची लहरें उठ गई थी। तो ये सबसे भयंकर ज्वालामुखी है क्राकाटाओ और पीलियन तुल्य। तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है वह सबसे घातक ज्वालामुखी है। देखिए, इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं वह प्रश्न कुछ इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि उद्भेदन की या तीव्रता के आधार पर निम्न ज्वालामुखियों का क्रम सही क्या है। तो क्रम इनका यही क्रम सही है। पहले नंबर पर हवाईयन तुल्य जो सबसे कम
कम तीव्रता वाला है, दूसरा स्ट्राम्बोली उससे अधिक तीव्रता का है, तीसरा वल्केनियन उससे अधिक तीव्रता का है, और चौथा विसुवियस या उससे अधिक तीव्रता का है, और पांचवा है पिलियन, यह सबसे अधिक तीव्रता का है। तो ये इनका आरोही क्रम है। आरोही और अवरोही क्रम भी पूछ सकता है कि निम्न ज्वालामुखियों का तीव्रता के आधार पर आरोही क्रम क्या हो सकता है या अवरोही क्रम क्या हो सकता है। तो आरोही क्रम यह है आपका हवाईयन, स्ट्राम्बोली, वल्केनियन, विसुवियस और पिलियन, और इसी को अगर अवरोही हम ले लें तो अवरोही से हो जाएगा आपका पिलियन, विसुवियस, वल्केनियन, स्ट्राम्बोली और हवाईयन। तो ये दो तरह के प्रश्न आपसे यहाँ बन सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का प्रश्न हमने बताया कि विसुवियस की खोज प्लिनी ने की थी, इसलिए प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी से कहा जाता है, प्लिनियन तुल्य, प्लिनियन, और यह है पिलियन। तो पिलियन और प्लिनियन में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। प्लिनियन जो हो विसुवियस, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि किस ज्वालामुखी को प्लिनियन ज्वालामुखी कहा जाता है, तो वह है आपका विसुवियस। विसुवियस ज्वालामुखी को प्लिनियन ज्वालामुखी कहा जाता है, जबकि पिलियन ज्वालामुखी जो है ये दूसरा है। पीली नामक आपके मार्टिनिकी द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का उद्भव हुआ था, इसीलिए इसे पिलियन ज्वालामुखी कहा जाता है। तो सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है। इस तरह से उद्भेदन के आधार पर इन्हें हम 5 भागों में बांटते हैं। अब आते हैं हम लोग अवधि के आधार पर। इनका दूसरा वर्गीकरण था अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर वर्गीकरण। तो अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण, अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण जो है वह 3 आधारों पर किया जाता है। जागृत ज्वालामुखी या एक्टिव वल्केनो होते हैं, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी, या इसे मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और यह शांत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी जैसा शब्द से ही है, जागृत मतलब जागता हुआ। कुछ ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो अपने उद्गार के बाद से वह कभी शांत नहीं रहे हैं, यानी ऐसे ज्वालामुखियों से निरंतर धुआं, राख, प्रज्वलित गैसें या समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है। जिन ज्वालामुखी उद्गारों के बाद उनके केंद्र, उनके नली से, उनके मुख से निरंतर गर्म गैसें, प्रज्वलित गैसें, राख, धुआं, इसके अलावा जो है समय समय पर मैग्मा का उद्गार होता रहता है, ऐसे ज्वालामुखियों को हम जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। जागृत मतलब जागता हुआ, यानी इसमें से निरंतर जो है वह ज्वालामुखी की क्रिया होती रहती है। ऐसे ज्वालामुखी को जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। विश्व के अब तक ज्ञात जागृत ज्वालामुखियों की संख्या जो है वह 500, यानी लगभग अब तक 500 जागृत ज्वालामुखियों को पूरे विश्व पटल पर चिन्हित किया गया है, जिसमें से सबसे प्रमुख है इटली का एटना और भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली। एटना और स्ट्राम्बोली ये दुनिया के सबसे प्रमुख जागृत ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा लगभग 500 जागृत ज्वालामुखियों की खोज अब तक की जा चुकी है, जिसमें एटना और स्ट्राम्बोली जो है यह सबसे प्रमुख जागृत ज्वालामुखी हैं, और जिसमें से स्ट्राम्बोली से निरंतर जो है वह प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है, जिससे भूमध्य सागर में इसके आसपास का क्षेत्र हमेशा प्रकाशमान रहता है। इसीलिए स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इसे प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। प्रश्न ये कई बार पूछा जा चुका है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। दूसरा इस तरह का भी पूछा गया है कि कौन सा ज्वालामुखी ऐसा है जिसमें से निकला हुआ मैग्मा केश राशि की तरह दिखता है।
तो वह आपका है हवायन प्रकार का ज्वालामुखी में जो है मैग्मा राख के साथ, धुआं के साथ प्रज्वलित मैग्मा जब छोटे छोटे टुकड़े उड़ते तो जैसे लगता है कि वहाँ पर किसी की केश राशि उड़ रही हो, तो वहाँ के लोग उसे अग्नि देवी की केश राशि के नाम से जानते हैं। तो वह प्रश्न भी आता है, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो वह है जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी में स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसमें से निरंतर प्रज्वलित गैसें निकला करती हैं, जिसके कारण भूमध्य सागर का जो आसपास का एरिया है वह हमेशा प्रकाशमान रहता है। इसके बाद है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो एक अंतराल के बाद इनमें उद्भव होता है, यानी एक उद्भव के बाद ये कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, और ये कब तक शांत रहते हैं ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। लगभग कभी कभी इनमें उद्गार कई सौ वर्षों के बाद भी हुए हैं, और कभी कभी निरंतर उद्गार होते रहते, साल 2 साल 3 साल 4 साल कंटिन्यू उद्गार होते रहते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें एक उद्गार के बाद वह कुछ समय बाद शांत हो जाते हैं, पुनः उद्गार होता है, ऐसे ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें एक उद्गार के बाद अंतराल आ जाए, पुनः या कुछ देर बाद पुनः उद्गार हो, तो ऐसे ज्वालामुखी सुषुप्त होते हैं, यानी सोता हुआ। जिस तरह से कह लीजिए कि एक सोता हुआ व्यक्ति किसी भी क्षण जाग सकता है, उसी तरह से ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका विसुवियस क्राकाटाओ। विसुवियस और क्राकाटाओ जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण हैं, जिसमें विसुवियस का पहला उद्गार 79 ईस्वी में हुआ था, और 79 के बाद इसमें दूसरा उद्गार जो है लगभग 1500 वर्षों के बाद 1631 में हुआ। लगभग 1500 वर्षों के बाद 1631 में इसका दूसरा उद्गार हुआ। तो सोचिए लगभग 1500 वर्ष बाद यह जागा, यानी इस तरह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वहीं देख लीजिए 1927, 1928 और 1929 में इसके 3 साल यह लगातार उद्भव हुआ, इसमें उद्गार हुआ। तो इस तरह से देखिए कंटिन्यू भी उद्गार हो सकते हैं, एक साल गैप करके, 1 महीना गैप करके, 20 दिन गैप करके, 50 दिन गैप करके, 100 दिन गैप करके, इसके अलावा कई सौ वर्षों तक के बाद भी इसमें उद्गार हो सकते। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें एक उद्गार के बाद वो कुछ समय के बाद शांत पड़ जाता है और पुनः दूसरी बार उद्गार होता है, तो ऐसे ज्वालामुखी जो होते हैं वह सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं। तो विसुवियस और क्राकाटाओ। इसके अलावा देखिए एटना और स्ट्राम्बोली के अलावा एक और ज्वालामुखी है जो फिलीपींस द्वीप समूह में है, जिसे पिनाटोबो कहते हैं, पिनाटोबो। इसमें जो है 1991 में एक उद्गार हुआ था पिनाटोबो में, जिससे ये निरंतर अब तक जो है यह सक्रिय है। तो ये एक तीसरा है जो निरंतर जो है सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। पिनाटोबो या फिलीपींस द्वीप पर पड़ता है, यह भूमध्य सागर में है। इटली जो है, इटली में आपका एटना पड़ता है। तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी जिसमें विसुवियस है, क्राकाटाओ है, यानी ये ज्वालामुखी किसी भी क्षण इनमें उद्गार हो सकता है। ये लंबे समय तक शांत, एक उद्गार के बाद लंबे समय तक शांत रहते हैं, उसके बाद पुनः इसमें कुछ समय के बाद उद्गार आ जाता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो है वह सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते। और तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें एक बार उद्गार हो जाने, जिन ज्वालामुखियों में एक बार उद्गार हो जाने के बाद उसमें फिर दोबारा उद्गार होने की कोई संभावनाएं नहीं होती है। उनका मुख बंद हो चुका होता है, उसमें पानी भर चुका होता है, मुख झील के रूप में बदल चुका होता है और उसका सतह ठंडी हो चुकी होती है। तो ऐसे ज्वालामुखियों को हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ईरान का देवमंद और कोह सुल्तान। ईरान का देवमंद और कोह सुल्तान तथा म्यांमार का पोपा, ये काफी प्रचलित ज्वालामुखी हैं जो शांत ज्वालामुखी में जाते हैं। और भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जो है वह है बैरन।
ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। बैरन ज्वालामुखी भारत का जो है एक जागृत ज्वालामुखी है। तो इस तरह से अवधि के अनुसार इन ज्वालामुखियों को, उद्गारों को 3 भागों में हम बांटते हैं, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होती हैं जिनमें उद्गार के बाद निरंतर उसमें से गैस, धुआं, राख, प्रज्वलित गैसें, मैग्मा क्रमशः निकलते रहते हैं, यानी उसमें रुकावट नहीं होती है, उसमें से कुछ न कुछ पदार्थ पृथ्वी से नीचे से आते रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो है वह जागृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। और विश्व में अब तक ज्ञात जागृत ज्वालामुखियों की संख्या लगभग वह 500 के बराबर पाई जाती है, जिसमें एटना और स्ट्राम्बोली यह मुख्य विश्व के जागृत ज्वालामुखी है, जिसमें स्ट्राम्बोली में से निरंतर प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, जिससे भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र जो है वह प्रकाशमान रहता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाते हैं। पिनाटाबो जो है यह फिलीपींस द्वीप समूह में 1991 में इसमें उद्गार हुआ था, तब से यह निरंतर अभी भी एक्टिव है। इसके अलावा सुषुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिनमें एक उद्गार के बाद ये कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पुनः इनमें उद्गार होता है। यानी उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति सो रहा हो और वो किसी भी क्षण जाग सकता है, फिर सो सकता है, फिर लंबा तुरंत कुछ भी देर बाद जाग सकता है, कभी कभी लंबा भी सो सकता है। इस तरह से ऐसे ज्वालामुखी जो है वह सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं, जैसे विसुवियस या क्राकाटाओ। शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होती है जिनमें एक बार उद्गार होने के बाद दोबारा किसी प्रकार के उद्गार की कोई संभावनाएं नहीं होती हैं। ऐसे ज्वालामुखियों का मुख बंद हो चुका होता है, उसमें जल भर चुका होता है, वह क्रेटर झील के रूप में बदल चुके होते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो है वह शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। और इसके तरह के उदाहरण में ईरान का देवबंद और कोह सुल्तान तथा म्यांमार का पूपा जो है यह शांत ज्वालामुखी का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस तरह से हमने ज्वालामुखी का वर्गीकरण देखा। 2 आधारों पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण कहते हैं। एक उद्गार के आधार पर उन्हें 5 भागों में बांटा जाता है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी और आपका पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये क्रम हमको याद होना चाहिए। इस क्रम से क्वेश्चन बहुत उठाए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा, कभी कभी ये पूछ देता है कि हवाईयन, स्ट्राम्बोली, वल्केनियन, पीलियन, विसुवियस में कौन सबसे ज्यादा, मान लीजिए पीलियन सबसे ज्यादा, पीलियन को हटा करके उन तीनों का नाम दे देगा। इसके अलावा विसुवियस के जगह कभी कभी प्लीनियन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, प्लीनियन, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विसुवियस को ही प्लिनी नामक विद्वान ने खोज किया था इस ज्वालामुखी का, इसीलिए इसे जो है प्लीनियन कहा जाता है। यह भी भूमध्य सागर में ही पाया जाता है। क्राकाटाओ जो है या सुंडा जलडमरू मध्य के पे पाया जाता है, जो अपने समय में कई बार उद्गार इसमें हो चुके हैं। इसके अलावा शांत ज्वालामुखी होते हैं, हो चुके हैं। तो इस तरह से वो जो क्रम है आपका, उस क्रम में से किसी भी तरह से क्वेश्चन आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में या सबसे अधिक तीव्रता किसकी है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा किस ज्वालामुखी के उद्गार से बादल फूलगोभी के समान होता है, तो आपका वल्केनियन तुल्य है, जिसमें बादल फूलगोभी के समान उसमें धुआं का बनता है कुछ समय के लिए। विसुवियस में भी बनता है, लेकिन विसुवियस का बना हुआ धुआं फिर मिट करके और ऊंचाई पर चला जाता है और वहां एक गोल आकार का रूप ले लेता है। तो इस तरह से जो है कुल 5 ज्वालामुखी जिनमें तीव्रता के आधार पर प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके अलावा इनके नाम भी पूछता है, स्ट्राम्बोली, एटना, विसुवियस, क्राकाटाओ, देवबंद, कोह सुल्तान, म्यांमार पूपा। ये इसमें पूछ देगा कौन सा ज्वालामुखी जो है शांत ज्वालामुखी या कौन सा ज्वालामुखी जो है वह जागृत मूल। इस टॉपिक के खत्म होने के लास्ट वाले लेक्चर में हम आपको पूरे ज्वालामुखियों का एक विवरण बता देंगे, कौन कौन शांत हैं, कौन ज्वालामुखी जागृत हैं, कौन से जो है वह सुषुप्त ज्वालामुखी है और किस तरह के प्रश्न इनसे बन सकते हैं, वह लास्ट वीडियो में है, हम आपको बता देंगे। तो ये इनका 2 वर्गीकरण था, अवधि के आधार पर और बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर अपना कॉल करिए, मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम पता दर्ज कराएं और हम मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।